हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल। आज फिर से शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन में से एक शॉर्ट स्टोरी को लाई हूँ जिसका नाम है द कैस्टअवे। इससे पहले मैंने एक और शॉर्ट स्टोरी दिया था जिसका नाम है अ स्नैक इन द गार्डन, रिटन बाय आर.के. नारायण। अगर आप लोगों ने अभी तक उस शॉर्ट स्टोरी को नहीं देखा, बिकॉज वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रही है उसके लिए, तो उसको प्लेलिस्ट में है, प्लीज़ ज़रूर जाके देखिए। और आज दूसरा शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है द कैस्टअवे, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको तो आप सभी जानते होंगे, गुरुदेव, जिन्हें हम अपने इंडिया में गुरुदेव के नाम से भी बुलाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को, और कवि गुरु के नाम से भी उन्हें जानते हैं, और ना जाने कितने नामों से वो प्रख्यात है हमारे इंडिया में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो एक जाने माने पोएट, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट और ना जाने एक्सेट्रा एक्सेट्रा अनवांटेड, डैट मीन्स एक्सेट्रा, मतलब लिमिट नहीं है। और उनको 1930 में एक लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने एक बुक लिखा था गीतांजलि जिसका नाम है, वो इतना फेमस हुआ कि 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से नवाजा गया था। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जाने कि ये कैस्टअवे होता क्या है, बिकॉज बहुत सारे लर्नर यहीं पे कंफ्यूज होंगे कि कैस्टअवे ये किस तरह का नाम है। एक्चुअली कैस्टअवे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर डिनोट कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन को। इस स्टोरी में एक बॉय है जिसके माता पिता या फिर उससे परिचित लोग, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो कैस्टअवे एक ऐसा पर्सन को वो डिनोट करते हैं हु इज लेफ्ट अलोन समवेयर आफ्टर हिज हर शिप हैज संक, जो पाया जाता है एक नदी में। बिकॉज ही इज अ गुड स्विमर, दैट्स वाई वो बच जाता है। वो एक अच्छा तैरने जानता है, अच्छा तैराकी है, इसलिए वो बच जाता है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर उसके लिए एक प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर वर्ड को यूज करते हैं जिसका नाम है द कैस्टअवे। सो अभी हम लोगों ने समझा कि कैस्टअवे वैसे पर्सन को कहेंगे जो अलोन हो। और इस स्टोरी में अभी मैंने बताया कि एक लड़का है, वो एक्चुअली एक ब्राह्मण बॉय होता है। अब हम चलेंगे कैरेक्टर लिस्ट की तरफ। तो ब्राह्मण बॉय होता है, उसका नाम होता है नीलकंठ। ये वही लड़का है जो नदी में डूबते डूबते बच चुका था। उसका शिप डूब चुका था, बट वो अच्छा तैराकी है, गुड स्विमर है, इसलिए वो बच गया था और नदी के किनारे तैरते तैरते आ गया था। तो उस लड़के का नाम होता है नीलकंठ। वो इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। नेक्स्ट, शरत। शरत और किरण दो हस्बैंड वाइफ है यहाँ, शरत किरण। शरत कौन है? वाइफ। किरण कौन है यहाँ? वाइफ ऑफ शरत। नेक्स्ट है शरत की माँ, डेट मीन्स मदर इन लॉ ऑफ किरण। उनका यहाँ नाम नहीं बताया गया है, जस्ट लिखा गया है कि मदर इन लॉ ऑफ किरण। अब बारी आती है सतीश की। सतीश कौन है? शरत ब्रदर, शरत का छोटा भाई है। अब ये जो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है हमारे, पूरा स्टोरी इनके रिवॉल्व से घूमता है। और अगर मेन प्रोटैगनिस्ट जाने तो वो हमारा नीलकंठ होता है। एक्चुअली बात होती है स्टोरी के स्टार्टिंग में एक विलेज की जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उस विलेज का नाम है हमारा चंदर नगर। वहाँ एक घर में, अभी सबसे पहले हम वेदर की बात करते हैं। जिस समय की ये शॉर्ट स्टोरी है उस समय वेदर इज़ नॉट गुड। पूरा बिजली चमक रहा है, बारिश हो रही है, बाहर का मौसम कहीं जाने लायक नहीं है, इस तरह का बहुत ही ख़राब मौसम है। और एक घर में, एक हाउस में एक हस्बैंड वाइफ के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है। अब कन्वर्सेशन क्या चल रहा है, चलिए हम देखते हैं। अब बात अभी हुआ था कि कन्वर्सेशन चल रहा था हस्बैंड वाइफ के बीच, डेट मीन्स शरत और किरण के बीच। तो कन्वर्सेशन क्या चल रहा था? एक्चुअली मैं थोड़ा रिमाइंड करती हूँ स्टोरी को, थोड़ा पहले से बताती हूँ
किरण की तबीयत जो थी वो अभी गांव में आई है चंदन नगर विलेज में। इससे पहले वो लोग सिटी शहर में रहते थे। तो वहां किरण की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि अगर मैं बोलूं कि वो मरने की स्थिति में आ गई थी। इतना वहां सिटी लाइफ से उसका तबीयत खराब हो चुका था। तो घर के सारे मेंबर्स उसको लेके यहाँ चंदन नगर विलेज में उनका एक छोटा सा हाउस था, वहां आ गए कि विलेज के वातावरण एनवायरनमेंट में रहेगी तो शायद थोड़ा माहौल चेंज करने से उसके तबीयत में सुधार आ जाए। और हुआ ठीक वैसा ही। उनका सोचना सही था और अब किरण ठीक थी। अब वो खुद से उठ सकती थी, खाना बना सकती थी, खा सकती थी, मतलब वो शी इज एबल टू डूइंग एनीथिंग नाउ। अब उसके तबीयत में जब सुधार आ गई, वो ठीक ठाक हो गई, तो वो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर रही है कि अब मुझे वहां जाना है जहां मैं पहले रहती थी सिटी में। तो उसके हस्बैंड इस बात से इनकार कर देते हैं कि अभी तो तुम ठीक हुई हो इतनी गंभीर बीमारी से, अभी मैं तुम्हें वहां नहीं लेके जा सकता, तुम कुछ भी करो। तो इस बात पे दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच डिबेट होने लगता है। ये कन्वर्सेशन बहुत आगे तक बढ़ चुका होता है और इसी बीच समझ रहे हैं वो लेडीज का एक जो हैबिट होता है वो रोने लगती है और वो हस्बैंड को जस्ट मनवाने ही वाली थी। उसके हस्बैंड शायद अब हाँ ही कर देते कि उसे वो घर, एक्चुअली वहां किरण इतना जिद क्यों कर रही थी वहां जाने के लिए, बिकॉज वो एक काइंड हार्टेड लेडी थी। वहां के लोग किरण को बहुत पसंद करते थे। वो हर समय सबकी हेल्प करती थी, किसी के जरूरत के मंद में काम आती थी एंड शी इज हैविंग ए गुड बिहेवियर ऑल्सो। सबके साथ एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर होता था, एक गेटिंग एन अटैचमेंट। सभी लोगों के साथ उनका एक अटैचमेंट हो गया था। अब उनको वो सारी बातें, वो सारे लोग, वो माहौल, वो काम सब याद आने लगा था किरण को और वो जस्ट वहां जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो रोने लगी, वो स्टोरी में एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आप लोग इसके रियल टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कि यहाँ आंसू एक ऐसा शस्त्र के रूप में उपयोग हुआ है जिसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। और होता भी ऐसा ही है कई बार, बट बहुत सारे निष्ठुर लोग होते हैं जो मतलब उनके आगे ये सब कुछ नहीं होता है। तो उनके हस्बैंड जस्ट मानने ही वाले थे कि उधर से एक नौकर आता है, एक सर्वेंट आता है और वो दौड़ता दौड़ता उनके रूम में घुस जाता है और बोलता है कि अब वो नौकर दौड़ा दौड़ा उनके रूम में आता है और शरद को बोलता है कि उनके घर के किनारे, मैंने बताया था एक रिवर था, तो वहाँ से कोई लड़का डूब के किनारे पे आके अटक गया है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने कन्वर्सेशन को वहीं पे रोक के दौड़ के घर के बाहर चले जाते हैं और उस लड़के को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी भी डिस्कस किया कि किरण एक काइंड हार्टेड लेडी थी। वो उस लड़के को उठाती है, ये जो काम अभी किरण कर रही है वो सारे गांव वाले नोटिस कर रहे हैं। उस लड़के को उठाती है, पानी वानी पिलाती है, खाना खिलाती है, इवन उसके पूरे बॉडी को टॉवल से पोंछती है, देन उसे नए कपड़े भी देती है पहनने के लिए। और ये यहाँ तक तो बात ठीक ही थी, लेकिन उसने अब अपने हस्बैंड को मना के उस लड़के को अपने घर तक ले आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। तो वो बोलते हैं कि वो लड़का उसे बोलता है कि मैं अनाथ हूँ, मैं एक, वो होता है ना जो एक्टिंग, जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक्टिंग करता है, जो रोल प्ले करता है, महाभारत हो गया, जो एपिक्स, जो पहले क्या होता था, जो ड्रामा प्ले होता था थिएटर में, स्टेज बनाया जाता था और वहाँ ड्रामा प्ले होता था। तो वो उस ड्रामा में काम करने वाला एक लड़का था। अब उसकी एज की बात, यहाँ राइटर शॉर्ट स्टोरी के बीच में उसके एज की भी बात की है कि आखिर उस लड़के का एज क्या था। तो यहाँ राइटर ने कुछ अच्छी तरह से उसके एज को डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज ना तो वो एक बोल सकते हैं 17-18 साल का लड़का था, बिकॉज उसकी दाढ़ी मूछें अभी तक नहीं आई थी, और ना ही वो 13-14 साल का लड़का था। तो आई थिंक वो बीच का होगा, बिकॉज वो जो बातें करता था वो काफ़ी म्यूचुअल, काफ़ी वो मैच्योर था, इस तरह की बातें वो करता था।
और वो काफ़ी बड़ा भी नहीं था, ऐसे ही होता था। तो राइटर ने उस लड़के की एज को बहुत अच्छी तरह से यहाँ नहीं मेंशन किया है, बस इतना ही बताया है। तो ऐसे करके वो लड़का किरण के साथ उसके घर में ही रहने लगा और उसके हस्बैंड, मदर इन लॉ सभी को उस समय तक ठीक लगा कि ठीक है, चलो अनाथ बच्चा है, ब्राह्मण लड़का है, उसको घर में रख लेंगे। उसकी मदर इन लॉ भी अभी तक खुश थी कि ब्राह्मण लड़का है, उसकी कुछ सेवा कर देंगे तो भगवान हमें कुछ पुण्य देगा। नाउ किरण गेट्स एन एंगेजमेंट विद दैट बॉय। अब किरण का उस लड़के के साथ एक अटैचमेंट, एक एंगेजमेंट हो गया था। वो क्या करती थी कि खाली टाइम पे, यहाँ देखिए, वो खाली टाइम पे उसको, जैसे आफ्टरनून के समय जब उसके हस्बैंड काम पे चले जाते थे और लोग जब सोते थे खाना वाना खा के, वो उसको अपने कमरे में बुलाती थी। और उसकी मेड, मैंने बताया था कि वो अभी वेल नहीं थी, वो ठीक नहीं थी, जिस कारण उसको विलेज में लाया गया था। उसकी मेड जब उसकी बाल झाड़ती थी, तेल लगाती थी या फिर कुछ उसका काम करती थी, तो वो उस बॉय को बोलता था, वो बोलती थी कि चलो तुम फिर से जो रोल प्ले करते थे, जो नाटक करते थे, वो अक्सर वो लड़का लड़कियों के रोल प्ले करता था उस ड्रामा में। तो वो प्ले मतलब मेरे सामने करके दिखा, और वो करता भी था किरण का मन को बहलाने के लिए। इस तरह दोनों में एक अजीब तरह का अटैचमेंट पैदा हो गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बदमाशी करने लगा, नीलकंठ। अब नीलकंठ उस घर को अपना घर समझने लगा बिकॉज ऑफ किरण। वो क्या करता था कि शरद के हुक्का में से कभी कभी हुक्का पी लेता था। पहले लोगों को हुक्का पीने की आदत थी और वो पेड़ों से फल को तोड़ता था। कभी कभी शरद का बेट, जब शरद काम करके घर आता था तो वो, उसको बेड बहुत साफ सुथरा पसंद था, वो कुत्ते को ले जाके सुला देता था, बहुत सारी बदमाशियाँ करता था। ये सब शरद को पसंद नहीं आने लगी और वो घर आके किरण को डांटने लगता कि ये जो लड़का जो हमारे रिलेशन में नहीं है, हम उसे जानते भी नहीं है, तुमने इसे इतना सर पे चढ़ा के क्यों रखा है। और सभी लोग धीरे धीरे किरण को दोष देने लगे कि ये जो इतना सर पे चढ़ गया है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम उसे इतना भाव नहीं देती तो वो सर पे नहीं चढ़ता इतना। किरण को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही उस लड़के नीलकंठ को कोई फर्क पड़ता है। दोनों बस एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, कोई परवाह नहीं करते। कभी कभी जब आफ्टरनून में किरण उस लड़के नीलकंठ को बुलाती थी अपने रूम में उसका प्ले देखने के लिए, उसका एक्ट देखने के लिए, तो उसकी मदर इन लॉ भी चली जाती थी बिकॉज वो लड़का अक्सर रिलीजियस प्ले करता था, धार्मिक ग्रंथों को वो प्ले करके दिखाता था। तो उसकी मदर इन लॉ को बहुत अच्छा लगता था कि इस बहाने हमें भी भगवान की भक्ति करने का इसके द्वारा कुछ समय मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वह उनके सोने का वक्त होता था, नाउ द डेवोशन, उनकी जो भक्ति था वो लेस, वो कम हो गई उसके सोने के आगे। लास्ट में वो थक गई कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो चली सोने और तुमको देखना है देखो। लास्ट में किरण और वो लड़का अकेले बच जाते और वो डेली इस तरह करते रहते थे। अब कुछ चेंजेस आने लगे नीलकंठ में। किस तरह की चेंजेस आने लगे? नीलकंठ अब किरण को समझता था कि उसका जितना भी समय हो वो जैसे मुझे दे। अभी वो किरण मतलब एक थोड़ा सा भी वो दूर नहीं होना चाहता था। अब किरण चाहती थी कि वो उसको जस्ट अब एक लुक तो दे ही चुकी थी, उसको नए कपड़े, नए जूते, नया लुक। अब वो उसे पढ़ाना लिखाना भी चाहती थी कि कुछ ये लड़का ब्राह्मण लड़का है, वो उस दृष्टि से नहीं, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप, वो सेंस में नहीं बोल रही हूँ, एज ए मदर। वो सोचती थी कि अगर ये कुछ पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये दुनिया के सामने इन द प्रेजेंट वर्ल्ड एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है वर्ल्ड से लड़ने के लिए, वर्ल्ड के सामने अपनी बातों को रखने के लिए। तो वो उसको पढ़ाना लिखाना चाहती थी। लेकिन नीलकंठ का उतना मन नहीं लगता था पढ़ाई में। वो क्या करता था कि दौड़ के गंगा नदी के सामने बैठ जाता था, उसके घर के सामने जो नदी थी उसके सामने बैठ जाता था। फिर भी
किरण का जब इतना मन था उसे पढ़ाने के लिए, उसके मन को देख के वो लड़का थोड़ा बहुत सीख पाता था। नाउ वो अब कुछ वर्ड्स को पढ़ लेता था, थोड़े बहुत वर्ड को पढ़ लेता था, शब्दों को जोड़ना सीख गया था इस तरह से। लेकिन एक होता है ना फुल्ली सेंटेंस, वो अभी भी नहीं पढ़ पाता था। किरण का इतना उसके प्रति अपनेपन को देखने के बाद वो थोड़ा बहुत सीख चुका था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब स्टोरी में एक और कैरेक्टर सतीश, मैंने आप लोगों को स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था, शरद का छोटा भाई सतीश, किरण का देवर, यहाँ उसकी एंट्री होती है। और इससे पहले उसका कोई स्पेशल रोल नहीं था, जस्ट वो घर में मौजूद था। अब क्या होता है कि किरण और सतीश के बीच थोड़ा मेल मिलाप, थोड़ा इंगेजमेंट बढ़ जाता है। अब सतीश और किरण एक दूसरे के साथ थोड़ा इंजॉय करते हैं, बिकॉज किरण अब ठीक हो चुकी थी। कभी किरण क्या करती है, दोनों हाथों में अपने सिंदूर लगा के सतीश जब सोया रहता है तो उसके पूरा मुंह में दे देती है। और सतीश भी उसके साथ इसी तरह की कुछ प्रैंक कभी कभी करते रहता था। किरण को पान खाने की आदत थी, वो कभी कभी उसके पान में पिपर होता है, गोलकी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो पान में गोलकी मिला के रख देता है और किरण खाती है तो मजाक कर दे, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है तो सतीश हंसता है। फिर किरण क्या करती है कि कभी कभी उसे रूम में बंद कर देती है और वो बाहर से हंसती है। और सतीश एक दिन यहाँ तक किया था कि किरण एक दिन जब सोई थी तो उसके दोनों हाथ पैरों को बांध दिया था। तो ये सब देख के अब नीलकंठ को जेलसी फील होने लगा। नाउ अब किरण का ध्यान, उसका लगाव उस लड़के नीलकंठ की तरफ से हट के पूरा वो अट्रैक्ट हो चुकी थी सतीश की तरफ। ये सब देख के नीलकंठ बहुत ही एंग्री, बहुत ही गुस्सा हो गया कि क्यों किरण अचानक उसके तरफ, सतीश के तरफ इतना अट्रैक्ट हो गई थी। जरूर सतीश ने ही कुछ इसे बहलाया फुसलाया होगा, या मेरे ओर से कान भरी होगी, मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, या कुछ भी। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि वो लड़का नीलकंठ किरण के हस्बैंड शरद के द्वारा बहुत बार पीटा भी जाता था, उसको वो बहुत मारता था जब वो बदमाशियाँ करता था। किरण बार बार उसे बचाती थी और फिर माहौल उसी तरह का ठीक हो जाता था। लेकिन उस लड़के के लिए, उस अनाथ लड़के के लिए, जिसको आज तक किरण से जो अटैचमेंट, जो लगाव, जो प्यार मिलता था, उसको आज तक कहीं नहीं मिला। उस अटैचमेंट के आगे, उस लव के आगे उसका मार पीट खाना कुछ भी नहीं लगता था। वो मार खाता था, पीटता था बहुत ही बुरी तरह से और फिर भूल जाता था, बिकॉज वो एक बात सोचता था। यहाँ स्टोरी में हमारे राइटर गुरुदेव ने एक बात कही है, किसके द्वारा, नीलकंठ के द्वारा, कि जिस तरह हमारे सेंस में, हमारे धरती में जमीन और पानी दोनों ही जरूरी है, और दोनों ही बहुत दूर दूर है। पानी एकदम नीचे है और हमारा आसमान एकदम ऊपर है। जमीन और आसमान, या फिर कह सकते हैं, उसने वर्ड में पानी का यूज़ किया है, आई थिंक रियल टेक्स्ट में अगर आप देखें तो दोनों ही अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का होना जरूरी है। उसी तरह एक इंसान के लिए ईटिंग और बीटिंग, ये लाइन लिखा है राइटर ने, ईटिंग और बीटिंग दोनों ही जरूरी है, और वो दोनों का ही होना लाजमी समझता है। उसके लिए ये मार पीट करना, इतना गुस्सा दिखाना शरद का उसके प्रति, उसे कुछ भी नहीं लगता। अब उसे उस सब से फर्क पड़ने लगा है, बिकॉज किरण भी उसे अब अटेंशन नहीं देने लगी है। वो सतीश से जिस तरह इंजॉय करती है, उसके साथ रहती है, बातचीत करती है, उठना बैठना, वो अब उस लड़के के प्रति उसका नहीं रहा। नीलकंठ क्या करता है, अपने गुस्से को निकालने के, वो समझ नहीं पाता कि मैं अपने गुस्से को कहाँ निकालूं। इतना दिन से वो उसके घर में, उसके गांव के घर में एक कुत्ता रहा करता था, अब वो उस कुत्ते को मारने पीटने लगता है। अभी तक तो वो कुत्ता उसका दोस्त की तरह बन चुका था, उस कुत्ते को मारने पीटने लगता है। इवन उसके घर के बाहर भी कई दोस्त बन चुके थे, उससे भी वो बहुत ही बुरी तरह व्यवहार करता था। रास्ते में
वो इतना आक्रामक, इतना गुस्सैला हो चुका था। जब वो चल रहा था तो जो झाड़ियाँ, जो बुशेस आती थी, जो पेड़ पौधे आते थे, उसे जस्ट मार पीट के एकदम निचोड़ के चलता था। वो इतना उसके अंदर गुस्सा भर चुका था सतीश के प्रति। नाउ ही वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ किरण। अब वो सोच रहा था कि मैं किसी भी तरह किरण के अटेंशन को अट्रैक्ट करूं अपने प्रति। अब वो क्या करने लगा कि जब इतने दिनों तक उसके नौकर ही उसे खाना खिलाते थे, उसके घर में बहुत सारे नौकर थे, किरण के घर में, उस लड़के को खाना खिला देते थे। अब वो खाना खाना ही नहीं बंद कर दिया। कभी भूख के मारे थोड़ा खाता भी था। ताकि वो ऐसा क्यों करता था? ताकि वो नौकर जो थे, सर्वेंट जो थे, वो किरण को जाके बताए कि नीलकंठ खाना नहीं खाता था, खाना नहीं खा रहा है, उसे क्या, और किरण उसके आए, उसे खिलाए, उसे टाइम दे, थोड़ा अट्रैक्ट हो, इसलिए वो खाना खाना ही बंद कर दिया था। और खा भी रहा था कभी अपनी भूख को मिटाने के लिए तो बहुत ही थोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये बात किरण तक कभी पहुंची ही नहीं। क्यों? क्योंकि नौकर के लिए ये फायदे की बात होती थी। वो नहीं खाता था नीलकंठ तो सारे नौकर उसे खा जाते थे, और किरण तक ये बात पहुंचा ही नहीं, पहुंचता ही नहीं था। नौकर उसे बोलते ही नहीं थे, बिकॉज इसमें फ़ायदा नौकर का होता था। तुम मत खाओ, मैं खा लूँ, ये बात कौन बताएगा। और ऐसे कर करके वो नीलकंठ और अधिक गुस्सैला हो गया कि मैं इतने दिनों से अच्छे ढंग से खाना नहीं खा रहा हूँ, फिर भी किरण मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जरूर इस सतीश ने ही कुछ ऐसा कहा होगा मेरे प्रति कि किरण का ध्यान मेरी ओर से हटा गया। अब वो सतीश को परेशान करने के पीछे लग गया। सतीश जब नदी में, गांव में नदी हुआ करता था, सभी लोग नदी, बांध, तालाब में नहाने जाते थे। वो क्या करता था, उसके कपड़े को नदी में बहा देता था, और वो और सतीश को बस पूरा भींगा ही घर आना पड़ता था। कभी कभी तो उसका साबुन, शैम्पू, तेल भी गायब कर देता था। बहुत सारी बदमाशियां करता था सतीश के साथ। लेकिन सतीश अब धीरे धीरे समझने लगा कि आज तक जो नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है। उसे पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि इन सब के पीछे नीलकंठ का ही हाथ है। अब किरण पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब घर के सारे मेंबर्स ये डिसीजन लेते थे कि हम लोग पहले जहाँ रहते थे, सिटी वाले घर में, हम वहाँ जाएंगे, शहर के घर में। तो किरण उस लड़के को अपने पास बुलाती है, नीलकंठ को, और उसे अच्छे से समझाती है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, तुम जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ, बिकॉज मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँ। लेकिन वो लड़का रोने लगता है अब किरण के सामने, बोलता है कि नहीं, अब मैं आपके साथ ही रहूँगा, आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा, बिकॉज अब मैं आपके एज ए फैमिली मेम्बर, वो एक मेंबर की तरह बन चुका होता है। इतने में ये बात शरद सुन लेता है। ये जो कन्वर्सेशन नीलकंठ और किरण के बीच में होता है, शरद गुस्से में आके बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा फैसला, ये काम मैं नहीं कर सकता। और ये बात वो जाके अपने माँ को और अपने भाई को, सतीश को बताता है। तो सतीश और गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत मारता है उस समय। इससे पहले तो बहुत बार ही वो पीट चुका है शरद के हाथों, लेकिन अब जो दोनों भाई मिलके उसे पीटते हैं तो उससे ये बहुत गुस्सा लगता है। अब उससे फर्क पड़ने लगा है थोड़ा सा, और वो क्या करता है, चुपचाप वो घर छोड़ के चला जाता है बाहर। अभी वो उस गांव में ही है, लेकिन उस घर से वो बाहर निकल जाता है। उसे जब बहुत मारते, गुस्सा दिखाते हैं, तो वो बोलता नहीं, किसी भी हालत में मैं अब तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता हूँ। अब रात का वक्त होता है, वो घर आ जाता है नीलकंठ। तो नौकर जस्ट डेली की तरह उसे खाना वाना खिलाते हैं, जो भी होता है। इतने में सतीश कमरे से बाहर निकल के चिल्लाता है कि मेरा वो ग्रांड इंक स्टैंड। एक्चुअली सतीश कुछ दिन पहले कैलकाटा गया हुआ था, तो कैलकाटा से उसने एक ग्रांड इंक स्टैंड लाया था। इंक स्टैंड कैसा था? बहुत ही अनोखा, बहुत ही यूनिक, जिसका शेप मदर ऑफ प्रियल बोट इन शेप। वो एक प्रियल बोट, मोती का बोट, जिसका फ्रंट में गूज, उसका माउथ जो था वो गूज के शेप का था, और पूरा
रियल मोती से सजाया हुआ था, काफ़ी ग्रांड था, काफ़ी यूनिक पीस था। वो सतीश के काफ़ी करीब था। वो डेली उसको पोंछता था, धोता था, सारे सामानों को साफ करता था, फिर उसमें रखता था, काफ़ी वो डेली उससे नज़दीक हो गया। तो वो चिल्ला के निकला और वो पूछा कि नीलकंठ कहाँ है, ज़रूर उसी ने मेरा ये इंक स्टैंड चुराया होगा। तो किरण उसके बचाव में कहती है, नहीं, मैं इतना तो जानती हूँ कि ये काम नीलकंठ नहीं कर सकता, वो इतना हद तक नहीं गिर सकता। लेकिन फिर भी सभी की उंगलियां उस नीलकंठ के आगे थी कि हम उसे अपने साथ सिटी में नहीं ले जा रहे हैं, इसीलिए इस इंक स्टैंड को नीलकंठ नहीं चुराया है। इतने में नीलकंठ आ जाता है और बोलता है कि मैंने ये नहीं चुराया है। तो सतीश बोलता है कि पुलिस को बुलवाना चाहिए और इसके जो सामान है, इसके रूम में जाके उसके सामान की तलाशी लेनी चाहिए, उसी से साबित हो जाएगा कि उसने चुराया है या नहीं चुराया। तो किरण बोलती है कि नहीं, इस मैटर को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि नीलकंठ इस हद तक ये काम तो नहीं कर सकता। तो रात का वक्त था, सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे और नीलकंठ क्या होता है, अपने कमरे में ना जाके मेन गेट की तरफ बाहर की ओर चला जाता है। किरण उस समय सोचती है कि मैंने जिस लड़के के प्रति इतना विश्वास दिखाया, क्यों ना एक बार मैं जाके देखूं उसके सामान के प्रति। तो वो उसके रूम में जाती है, वहाँ कोई होता नहीं है। उसका जस्ट एक लोहे का बक्सा होता है, उसको खोलती है तो देखती है कुछ अजीबोगरीब सामान था उसमें कुछ काइट्स को उड़ाने के लिए जो रस्सी हुआ करती थी, वो रस्सी बहुत सारा था, मांझा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या उसमें बहुत सारी लट्टू थी, बहुत सारे पत्थर थे, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े थे और उसी बीच एक लाइलन कपड़े का प्रकार होता है, एक वाइट कलर का लाइलन का कपड़ा था उसमें। जब वो उस लाइलन के कपड़े को उठाती है तो उसके आंसू रुक नहीं पाते हैं, बिकॉज उसका भरोसा टूट गया होता है उस समय। उस लाइलन के कपड़े के पीछे वो इंक स्टैंड वो देख लेती है कि यस, नीलकंठ ने ही उसे चुराया होता है। मीनवाइल उसी समय उधर से नीलकंठ आ गया होता है और वो देखता है कि किरण मेरे सामानों की तलाशी ले रही होती है उस समय। तो वो वहाँ खड़ा होता है जस्ट दरवाजे पे। किरण उसको नहीं देख रही है, बट नीलकंठ उसको देख रहा है कि वो मेरे सामान की तलाशी ले रही है। तो वो सोचता है कि अब मेरा इस घर में रह के कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज मेरा इरादा उसे, ठीक है मैंने उसे चुराया, लेकिन मेरा इरादा उसे चुराने का नहीं है। किरण ने भी मुझे नहीं छोड़ा, सबके सामने तो उसने बोल दिया कि मुझ पे उसका भरोसा है, लेकिन वो अकेले में आके क्यों देखी मेरी सामानों को। तो वो सोचता है कि अब इस घर में रह के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने जिसके लिए इस घर में रहने का सोचा था उसी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, और वो चुपचाप उस घर से निकल जाती है। लेकिन किरण यहाँ आई थी दूसरे मकसद से। राइटर ने बाद में यहाँ मेंशन किया है, वो सोच रही थी कि कल सुबह तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो क्यों ना जाते जाते नीलकंठ को कुछ गिफ्ट दे दिया जाए। ऐसे तो वो पहले भी बहुत बार जूते, कपड़े, उसके जितने भी यूज़ के सामान थे उसको देती थी। वो एक बैग में उसके लिए बहुत सारे नए कपड़े, जूते, कुछ पैसे, बहुत सारे नोट्स उस बैग में लेके आई थी, ताकि वो उसके सामान के साथ उसको रख पाए, ना ही वो इंक स्टैंड ढूंढने आई थी। वो तो गलती से उसके हाथ में लग गया था, भले मन में कहीं था। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि उसके मन में ये चल रहा था कि शायद कहीं ना कहीं नीलकंठ ने चुराया होगा या नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना इन सामानों को, नीलकंठ को अगर वो हाथों हाथ, अभी वो सिचुएशन नहीं था जो वो हाथों हाथ वो उन इतने सारे पैसे, इतने सारे गिफ्ट्स को लो, तो वो सोच रही थी कि उसके बक्से में रख देते ताकि वो जाए तो वो सामान भी उसके साथ चली जाए। तो जैसे ही वो उन सामानों को रखने के लिए वो खाली करती है वो पेटी उसका, बिकॉज उसमें स्पेस नहीं रहता है उस गिफ्ट को रखने के लिए, खाली करते करते बाई चांस वो कपड़ा और उस कपड़े में जस्ट लपेटा वो ग्रांड इंस्टेंट उसके हाथों में लग जाता है। तो वो क्या करती है, जैसे शायद उसी ने उस
इंक स्टैंड को चुराया हो। वो सारे गिफ्ट्स, पैसे सब तो रख देती है, उसके नीचे ठीक उसी तरह जिस तरह वो लड़का नीलकंठ ने उस इंक स्टैंड को रखा था, उसी तरह लपेट के उसको रख देती है और उसके ऊपर अपने सारे गिफ्ट्स को रख के चुपचाप उस कमरे से चली जाती है। नीलकंठ, अब सुबह होता है, उन लोगों की उस घर से जाने की समय आ जाता है, तो सभी लोग उसे पुकारते हैं नीलकंठ नीलकंठ, लेकिन अब वो उस कमरे में नहीं था। इवन वो ना ही पूरे गांव में था, पुलिस को बुलवाया जाता है, पूरे गांव की तलाशी ली जाती है, तालाब की तलाशी ली जाती है, बहुत जगह उसको ढूंढा जाता है, आसपास के गांव में भी, लेकिन वो लड़का अब किसी को नहीं मिला। तो वो लड़का तो नहीं मिला, इस राइटर ने शायद इस स्टोरी को यहीं पे एंड किया है। और एक बात लिखी है कि स्टोरी में यहाँ दिखाया गया है कि वो घर अब सूना पड़ चुका है, बिकॉज उसके सारे फैमिली, सतीश, शरद, किरण, उसकी मदर इन लॉ सभी सिटी हाउस में जा चुके हैं। नीलकंठ का भी कुछ अता पता नहीं। यहाँ राइटर ने रीडर्स के ऊपर छोड़ा है, पता नहीं नीलकंठ कहाँ, शायद वो फिर से वहीं ड्रामा स्टोर पे गया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर कहीं और चला गया हो। सिर्फ बचता है उस घर में वो कुत्ता जो पहले भी अकेले था और अब भी वो अकेला है। अब वो भौंक भौंक के पूरा घर में सिर्फ वो कुत्ते की ही आवाज़ आ रही है। अब बारी आती है, स्टोरी तो राइटर ने यहीं पे एंड किया है, अब नाउ इट्स टाइम टू लर्न द लेसन। अब बारी आती है कि थीम्स की। इस शॉर्ट स्टोरी के पीछे आखिर थीम क्या है? एक्चुअली इस शॉर्ट स्टोरी को हम लोगों ने अभी देखा, बहुत सारे थीम है इसमें, ऑनेस्टी, मर्सी, काइंडनेस, जेलसी, कंट्रोल, लॉयल्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थीम देखा हम लोगों ने, पूरा प्लॉट देखा, पूरा कैरेक्टराइजेशन देखा, फिर भी अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ 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 कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। एंड ऐसे ही और शॉर्ट स्टोरीज़ हो, ड्रामा हो, नॉवेल हो, प्लीज़ कमेंट करें, उसे लिखें, और कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो तो मैं ट्राई करूँगी कि उसे दूर करने का। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह की नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज़ और भी आएगी। एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।